Hello students, so again we are at the next lecture of solid state. तो हमने लास्ट लेक्चर में सिर्फ टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ा था और कितने टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो पढ़ा था, उनके एग्जाम्पल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ओके, अब जब भी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। हम ये बात बार बार बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब जहां ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा वहां क्रिस्टल में सिमिट्री आएगी ही आएगी, राइट, है ना। सो देयर इज अ सिमिट्री इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब उस कितने टाइप की सिमिट्री होती है और कितने टाइप के एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री होते हैं ये हमको पढ़ना है। ओके, सो द क्रिस्टल पजेस 3 टाइप्स ऑफ सिमिट्री। क्रिस्टल में क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ सिमिट्री होता है। कैसा सिमिट्री देखें, 3 टाइप्स। एक होता है प्लेन ऑफ सिमिट्री, राइट, मींस ये पूरा एक प्लेन होता है क्रिस्टल में जिसके अराउंड हमको क्या मिलती है, सिमिट्री। सेकंड होता है एक्सिस ऑफ सिमिट्री, मींस ये एक एक्सिस होता है जिस एक्सिस के अराउंड अगर क्रिस्टल क्या करता है, रोटेट करता है तो हमको सिमिट्री मिलता है। और लास्ट होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री, जो द थर्ड एलिमेंट जो हमको मिलता है, थर्ड टाइप ऑफ सिमिट्री, दैट इज सेंटर ऑफ सिमिट्री। मींस ये क्रिस्टल का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड हमको क्रिस्टल में क्या मिलती है, सिमिट्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री बेसिकली क्या होता है, एन इमेजिनरी प्लेन होता है एक क्रिस्टल में विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ क्रिस्टल एंड डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ या 2 इक्वल पोर्शन। मीन्स एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन क्रिस्टल में जो कि क्रिस्टल को क्या करे, बिल्कुल आइडेंटिकल हाफ में क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। ओके, ये हम थोड़ा बहुत जानते भी हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर हम लेटर ए लें, ठीक है, तो लेटर ए में अगर हम डायगोनल प्लेन लगाएंगे तो ये आइडेंटिकल हाफ में नहीं मिलेगा, तो ये पीओएस नहीं है, राइट। इसी लेटर ए में अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन लगाएंगे, देखेंगे तो ये भी पीओएस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रिस्टल को आइडेंटिकल या लेटर को आइडेंटिकल 2 हाफ में बाइसेक्ट नहीं करता। लेकिन इस लेटर ए में अगर हम वर्टिकल प्लेन देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस लेटर ए में हमको सिर्फ एक ही पीओएस मिला, राइट। अब इसकी जगह हम लेते हैं लेटर ओ। क्या लेते हैं, लेटर ओ। तो देखो इसमें वर्टिकल प्लेन भी मिला हमको, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी मिला और डायगोनल प्लेन भी मिला। ये तीनों प्लेन क्या हैं, पीओएस हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। किस में, लेटर ओ में। ओके, तो बात ये है कि लेटर ए भी सिमेट्रिकल है, लेटर ओ भी सिमेट्रिकल है, लेकिन लेटर ओ में 3 पीओएस हैं जबकि लेटर ए में सिर्फ एक ही पीओएस है, राइट, है ना। तो क्या होता है कि जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पे। अच्छा, एक चीज और, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि जो क्यूब जो होता है, क्यूब इज मोस्ट सिमेट्रिकल। इसका सीधा सा मतलब है कि क्यूब में मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। क्यूब के अंदर जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हैं वो कैसे होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। ओके, तो यहां पर मैं इसको ब्रैकेट में कर देती हूं। तो क्यूब कैसा होता है, मोस्ट सिमेट्रिकल होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्यूब में ही बात करते हैं, देयर आर 9 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री इन द क्यूब। कैसे, देखो ये जो येलो कलर से बनाया है ये क्यूब को 2 आइडेंटिकल हाफ में
डिवाइड कर रहा है अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ये बना रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और ये वाला जो है फ्रंट एंड बैक। तो दीज आर द 3 रेक्टेंगुलर प्लेन्स। ये हमारे पास 3 कैसे आए, रेक्टेंगुलर प्लेन है, राइट। तो वी हैव 3 रेक्टेंगुलर प्लेन POS, राइट। 3 रेक्टेंगुलर प्लेन हो गए। अब अगर हम इसको देखें तो ये डायगोनल प्लेन हुआ, राइट। देखो ये डायगोनल से पास हो रहा है, तो एक इस डायगोनल से होगा, एक इस डायगोनल से होगा, ये 2। फिर एक फ्रंट में लोअर से लेके बैक में अपर तक, तो एक ये हो गया 3। फिर एक ये फ्रंट में अपर से लेके लोअर का बैक, ये हो गया 4। फिर इस साइड एज से लेके यहाँ पर लोअर साइड एज तक, ये हो गया 5। फिर एक इस एज से लेके यहाँ नीचे वाली एज तक, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कैसे हो गए 6 रेक्टेंगुलर प्लेन है ना। तो ये भी 6 रेक्टेंगुलर प्लेन हो गए, या हम है ना। तो ये जो पास करते हैं, ये अगर हम ये देखें, ये वाले जो 3 हैं, रेक्टेंगुलर होना था, आप उसको L मान लेना। ये जो प्लेन्स हैं ये क्यूब को क्या करते हैं, अगर हम ये देखें तो हाफ पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, और ये डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कैसे हो गए, डायगोनल POS हो गए, राइट। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम आते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि ये किसी क्यूब से पास होने वाली एक ऐसी लाइन होती है, या एक ऐसा एक्सेस होता है जिस पर रोटेट करने के बाद, अगर हम इस एक्सेस के अराउंड इसको रोटेट करें किसी भी एंगल से, है ना, तो एंगल ऑफ रोटेशन हमको पता है दैट इज 360/n रहता है, थ्रू एन एंगल ऑफ 360/n, और n क्या होता है, फोल्ड ऑफ सिमेट्री होता है। तो जो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए ये हम जानते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, दैट इज, अगर हम ये बोलें कि एंगल ऑफ रोटेशन उसके जो 360 है दैट विल बी द परफेक्ट मल्टीपल ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन। मीन्स हम एंगल ऑफ रोटेशन को किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिले, 360 मिले। तो मैं बेटर उसको उसी वे में लिख देती हूँ। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रोटेशन में अगर हम कोई होल नंबर मल्टीप्लाई करें, क्या करें, कोई भी होल नंबर अगर मल्टीप्लाई करें दैट इज n, तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए, 360 डिग्री मिलना चाहिए। क्लियर, आया समझ में। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो n है, n क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। क्या रिप्रेजेंट करता है, अब सोच रहे होगे कि फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री क्या है। अरे भाई बहुत सिंपल है, फोल्ड का मतलब मोड़ना, मीन्स उस एंगल से अगर हम उसे क्या कर दें, मोड़ दें या रोटेट कर दें तो हमको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाए। जैसे अभी समझाती हूँ, इस एंगल के अराउंड अगर हम 90 डिग्री से रोटेट करें तो देखो क्या होगा, 90 डिग्री से रोटेट करने पर सिंपली क्या होगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ चला जाएगा, ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा, और हमको आइडेंटिकल क्यूब मिल जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही मिल जाएगा, है ना। आया समझ में। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, एक काम करती हूँ कि 4 अलग अलग कलर से ना डॉट्स बना देती हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। हाउएवर वो कलर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट एक ही चीज़ कर रहे हैं। तो जैसे इस कॉर्नर पर क्या है, ब्लू कलर का है डॉट है, ठीक है। कलर मैं अलग अलग बना रही हूँ जिससे आप उसको समझ पाएँ। और इस कॉर्नर पर क्या है, रेड कलर का डॉट है, ओके। साइज सेम रख रहे हैं,
फिर इस कलर पर हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर का डॉट बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर का डॉट बना देते हैं लास्ट वाले में। तो अब हमारे पास 4 कलर के डॉट्स हो गए, है ना। अब जब हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे तो रेड वाला ब्लू की जगह आ जाएगा, ब्लू वाला ब्लैक की जगह आ जाएगा और ब्लैक ग्रीन की जगह आ जाएगा। अल्टीमेटली क्रिस्टल तो कैसा होगा, आइडेंटिकल ही होगा, क्योंकि ये कलर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, आपको समझाने के लिए। तो इसमें अगर हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करें तो हमको आइडेंटिकल मिल रहा है। मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। 180 से करेंगे तो भी आइडेंटिकल मिलेगा, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो मिनिमम जब हम इसको 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल क्यूब मिल रहा है। सो इट हैज़ 4 फोल्ड्स ऑफ सिमेट्री। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय, अगर अपन ऊपर वाले रिलेशन से चलें तो बताओ क्या होगा, देखो जरा क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, राइट, है ना, क्लियर। तो अगर हम 360 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर 4 फोल्ड ऑफ सिमेट्री हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, C4 एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, C4 एक्सिस। ओके, तो ये हो गया हमारा C4 एक्सिस। अब देखते हैं C4 एक्सिस क्यूब में है कितने। एक तो यहाँ ड्रॉ करके बना दिया, एक तो ये हो गया। सेकंड कहाँ से निकलेगा बेटा, इस फेस सेंटर से लेके, देखो इस फेस सेंटर से इस फेस सेंटर के जो मैं रेड वाली लाइन खींच रही हूँ, तो ये सेकंड हो गया, ठीक है। और थर्ड कहाँ से निकलेगा, कलर चेंज कर देती हूँ। थर्ड निकालने के लिए हम क्या करें, देखो ये बैक वाला जो फेस है ना, इसके सेंटर से लेके फ्रंट वाले फेस के सेंटर से अगर हम कोई एक्सिस पास करें, ओहो, है ना, तो यहाँ पर ये बैक वाला फेस, ओके, ये बैक वाला फेस और ये फ्रंट वाला फेस। अब इससे अगर हम क्या करें, कोई लाइन पास करें, ये छोटा सा ही पास होगा, है ना, यहाँ से मैं करूँगी तो ये ओवरलैप हो जाएगा, ये इसका। तो ये इस फेस से इस फेस के बीच में अगर हम कोई पास करेंगे तो भी क्या होगा, हमको C4 एक्सिस मिल जाएगा। तो C4 एक्सिस के कितने फोल्ड, मतलब कितने एक्सिस हैं, 3। अब अपन आते हैं 3 फोल्ड सिमेट्री। 3 फोल्ड सिमेट्री में एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, जरा देखें, बताओ आप। एंगल ऑफ रोटेशन दोनों तीनों तरीके से बार बार चेंज करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 120, 3 कर देते हैं, सॉरी 3 फोल्ड सिमेट्री है तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ गया, 120 डिग्री। मीन्स इस एक्सिस पर अगर हम 120 डिग्री से क्यूब को रोटेट करें तो हमको आइडेंटिकल क्यूब मिलेगा। अब ये कहाँ से पास होता है, इट पासेस थ्रू डायगनली अपोजिट कॉर्नर। कहाँ से पास होता है, डायगनली अपोजिट कॉर्नर। ये कहाँ से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू फेस सेंटर ऑफ अपोजिट फेस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस, राइट। तो क्यूब में 6 फेस होते हैं तो अपोजिट फेस 3 होंगे, तो ऐसे पास काउंट कर सकते हैं। ये कहाँ से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू डायगनली अपोजिट कॉर्नर, ठीक है, डायगनली अपोजिट कॉर्नर्स। अब डायगनली अपोजिट कॉर्नर से पास होने वाले देखें कितने एक्सेस हैं। तो देखो मैं अलग अलग कलर से बना लूँगी, ये एक,
ब्लू कलर से ब्लू कलर, एक तो ये हो गया, राइट। अच्छा, मैं अब है ना हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, नहीं कलर ही यूज़ करते हैं, फिर रेड बना देती हूँ। एक क्या करें, ये वाला से ये वाला, तो ये मिल गए, कितने 2 हो गए। फिर अब क्या करते हैं, अब ग्रीन कलर ले लेते हैं, देखो ये वाला और इसका अपोजिट ये वाला, राइट। कितने हो गए, 1 2 3। और अब एक ले लेते हैं ब्लैक कलर, ठीक है। तो देखो ये वाला और ये वाला है ना, तो देखो डायगनली अपोजिट से पास होने वाले कितने एक्सेस हो गए, रेड टू रेड कनेक्ट 1, ब्लू टू ब्लू कनेक्ट 2, ग्रीन टू ग्रीन कनेक्ट 3 और ब्लैक टू ब्लैक कनेक्ट 4। तो इनका नंबर कितना होता है, 4, राइट। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट C2 एक्सिस। C2 एक्सिस में हमारा एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, C2 एक्सिस के लिए एंगल ऑफ रोटेशन कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया, 180 डिग्री। मीन्स हम क्यूब को क्या कर दें, फ्लिप कर दें, तो वो आइडेंटिकल हो जाए। अब ये कहाँ से पास होता है, इट पासेस थ्रू एज सेंटर ऑफ डायगनली अपोजिट एजेस। मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ डायगनली अपोजिट एजेस, राइट। तो देखते हैं, है ना। अब देखो डायगनली अपोजिट एजेस लगानी है, तो यहाँ पर एक रेड, ये वाली एक एज हुई और इसका अपोजिट एक रेड टू रेड एक हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करते हैं, ब्लू से बनाते हैं। तो देखो ये वाली एक एज हो गई, बैक वाली दिखाई दे रही है ना, और इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो ये देखो ये ब्लू, इसका और इसका अपोजिट ये हो गया, राइट। तो ये 2 हो गए, है ना। अब फिर से कलर चेंज करते हैं और देखते हैं, ये वाली एज हुई, ये वाली एज हुई और इसके डायगनली अपोजिट ये एज सेंटर हो गया, ग्रीन टू ग्रीन हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। अब एक ब्लैक लेते हैं, इसमें कलर थोड़ा सा और लेना पड़ेगा, एक ये हुआ और ये इसका अपोजिट हो गया, कितने हो गए, 4 हो गए, राइट। अभी भी देखो आपको एज बची हुई है ना। अब यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं, ग्रे वाला चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली एज, राइट, और इसके अपोजिट ये हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। और एक बार मैं रेड रिपीट कर देती हूँ, है ना, या मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ ये पिंक वाला। तो देखो ये वाला एज का सेंटर, ठीक, ये एज सेंटर और इसका अपोजिट ये वाला एज सेंटर, ओके। तो अब आप देखो आपको कितने मिल गए, यहाँ पर आप देखिए, बहुत आराम से काउंट करिए। देखिए रेड टू रेड 1, ब्लू टू ब्लू 2, ग्रीन टू ग्रीन 3, ब्लैक टू ब्लैक 4, ठीक है, ग्रे टू ग्रे 5 और ये पिंक टू पिंक 6। तो टोटल हमारे पास ये कितने एक्सेस होते हैं, 6 एक्सेस होते हैं। तो अगर हम देखें एक्सेस ऑफ सिमेट्री हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलते हैं। कितने मिलते हैं, टोटल AOS कितने होते हैं हमारे पास, 13 में से 3 C4 एक्सेस, 4 C3 एक्सेस एंड 6 हमारे पास C2 एक्सेस होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री।
ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि पूरे क्यूब के सेंटर में एक इमेजिनरी प्लेन, जिसके अराउंड हमको क्या मिले, सिमिट्री मिले। तो इमेजिनरी पॉइंट, सॉरी प्लेन बोल दिया, इमेजिनरी पॉइंट इन द क्रिस्टल, जिससे हम कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो वो इक्वल डिस्टेंस पे जाके आइडेंटिकल ग्रुप से या आइडेंटिकल लैटिस पॉइंट से क्या करें, मीट करें। ओके, तो देखो अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे तो देखो, अगर हम यहाँ से, इसमें आप आराम से देखना, मैं रब भी करती जाऊँगी, अगर मैं सेंटर से ऐसे स्ट्रेट लाइन अपवर्ड खींचती हूँ तो यहाँ पर मुझे एक लैटिस पॉइंट मिलता है, तो वैसे ही लाइन में डाउनवर्ड करूँगी तो ये वाला, तो ये दोनों आइडेंटिकल पॉइंट मिले। इसी तरह से अपन किसी भी डायगोनल कॉर्नर को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब बात आती है फेस की, क्योंकि अब ज़रूरी तो नहीं है कि हम डायगोनली मूव करें। सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, अपवर्ड मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस सेंटर से अपवर्ड मूव कर रहे हैं, राइट। कैसे मूव कर रहे हैं, अपवर्ड। तो जब हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो यहाँ हमको एक फेस सेंटर मिल रहा है, तो डाउनवर्ड मूव करने पर भी हमको क्या मिल रहा है, फेस सेंटर मिलेगा। या हम साइडवाइज मूव कर रहे हैं तो हमको एक फेस का सेंटर मिल रहा है, तो साइडवाइज इधर मूव करेंगे तो एक फेस सेंटर मिलेगा, फ्रंट में आएंगे तो भी एक फेस का सेंटर मिलेगा, बैक में जाएंगे तो भी एक फेस का सेंटर मिलेगा। तो पूरे क्यूब में एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, तो इसका नंबर कितना होता है, ओनली 1, राइट। तो अब आप देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हो गए हमारे पास, 23। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हुए, 9, 3 + 6 9, और एक्सेस ऑफ सिमेट्री 13, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1। सो टोटल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर 23 इन अ सिंपल क्यूबिक सिस्टम। इससे ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री किसी भी सिस्टम में नहीं हो सकते। सिंस क्यूब हैज़ maximum number of element of symmetry, that is why it is most symmetrical structure। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो, simple cube has maximum elements of सिमेट्री। ओके, सिंपल क्यूब में मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है। ओके, तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कौन सी टर्मिनोलॉजी जाननी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो उसके लिए हमको कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी, कुछ मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल टूल्स भी हमको चाहिए। तो कुछ हम टर्म्स समझ लेते हैं कि कैसे हम स्टडी करेंगे। सबसे पहली टर्म आती है, दैट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होती है कि जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं। मैं ऊपर आपको क्यूब के स्ट्रक्चर की तरफ ले चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बना हुआ है, यहाँ से अच्छे से समझा पाऊँगी। देखो, तो यहाँ पर मैं इसको अभी ना इरेज कर देती हूँ, ये जो मैंने लाइन जो है ड्रॉ की थी ये सब इरेज कर देती हूँ, फिर मैं यहाँ से बताऊँगी, क्योंकि क्यूब बनाना तो टाइम लेगा। तो देखो, अगर हम क्यूब में देखें तो क्यूब में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे कॉर्नर, है ना। इसको अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे कॉर्नर है, ये रेड कलर से मैं जो बना रही हूँ ये क्या है, कॉर्नर है, ठीक है। तो क्यूब में क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर हो जाएंगे। ऐसे ही हेक्सागन में लेंगे तो 12 कॉर्नर हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ कॉर्नर अलग अलग होते हैं। क्यूब का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसलिए समझा रही हूँ। तो अभी हमको स्पेस लैटिस समझनी है ना, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि जैसे अगर हम क्यूब में देखें तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हम देखें, तो सपोज दैट ऑर्डर्ड अपन क्या बोलेंगे, सपोज दैट हमारे पास बहुत सारे क्यूब हैं और हर क्यूब के कॉर्नर पर एटम है, तो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया, राइट। अच्छा, अब अपन देखें
क्यूब के कॉर्नर के साथ साथ क्यूब के सेंटर में भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है, हर क्यूब के सेंटर में। तो हर क्यूब के सेंटर में एटम है, ये भी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया, राइट। या फिर ऐसा है कि सेंटर में नहीं है तो कहाँ है, फेस के सेंटर में है या एज सेंटर पर है। तो क्या होता है, स्पेस लैटिस का बेसिक जो मतलब होता है कि इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस। मीन्स हम क्या करें, स्पेस में कुछ पॉइंट्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट दें और उस अरेंजमेंट से हमको एक डेफिनेट क्या मिल जाए, शेप मिल जाए। जैसे अगर हम क्या करें कि मैं आपको बता रही हूँ एक सिंपल सा ड्रॉ करके, देखो मेरे पास कुछ स्फीयर्स हैं और उन स्फीयर्स को हम क्या करें, दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा, सॉरी। सपोज दैट मेरे पास क्या है, 8 स्फीयर्स हैं। कितने हैं, 8 स्फीयर्स, ओके। और उन 8 स्फीयर्स को हम क्या करते हैं, इस तरीके से अरेंज करें कि उनसे क्या मिल जाए, क्यूब मिल जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे क्या मिल जाए, क्यूब मिल जाए, है ना। ये देखो, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th और मैं रैंडम मैं 5 ये ले लेती हूँ, एक से बना लेती हूँ और इन्हीं को अलग अलग तरीके से अरेंज करूँगी। ये कितने हो गए, 6 और 7 और 8, राइट। अब देखो, अब हमारे पास एक चॉइस है कि हम क्या करें कि इन सबको मैं रब कर देती हूँ। ये जो 8 स्फीयर्स मैंने बनाए हैं यहाँ पर बेसिकली, तो ये जो 8 स्फीयर्स हैं, ये जो 8 स्फीयर्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ओके। अब कैसे अरेंज करें, हम देखो इनको हम अलग अलग तरीके से अरेंज करें। देखो, इनसे हम अरेंज करने के बाद हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, ओके। हम इनको ऐसे अरेंज करके एक क्यूब भी बना सकते हैं। राइट, अगर हमने इस तरीके से अरेंज किया तो हम क्या बना सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं, है ना। तो ये एक डिफरेंट स्पेस लैटिस हो गया। अब ये मान लो कि ये 4 मैंने इन्हीं के ऊपर रख दिए। या एक और अरेंजमेंट हम देखते हैं, देखो अब हम क्या करें कि इनको ना थोड़ा सा डिफरेंटली अरेंज करें। कैसे, थोड़ा सा खिसका देते हैं, आप समझ ही गए होंगे। देखो, अब मैंने अरेंजमेंट थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब आप तो अगर हम इनको यहाँ पर इस तरीके से अरेंज करें तो क्या बन जाएगा, हेक्सागन बन जाएगा। तो ये एक स्पेस लैटिस हो गई, है ना। तो क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, हम उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट। और हाँ, मैं पहले आपको बता दूं लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो दोबारा से ज़रा हम चलते हैं इस क्यूब की तरफ। ये रहा, यहाँ पर जो मैंने रेड डॉट बनाए थे ना बच्चों, ये है लैटिस पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। मीन्स वो जगह किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जहाँ पर कोई एटम क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। ओके, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप क्लासरूम में हो, तो क्लासरूम तो बहुत बड़ा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। अगर आप उस सिटिंग अरेंजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जाम, है ना। तो हर एग्जामिनेशन हॉल में या एग्जामिनेशन रूम में आपकी एक फिक्स जगह होती है, आप वहीं बैठ सकते हो। तो ये क्या होता है, वो आपका लैटिस पॉइंट है। ओके, अब उसी एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स को कभी कभी जैसा भी अरेंजमेंट हो, डायगोनल बिठाते हैं, एक रो में बिठाते हैं, तो उनके डायगोनल बिठाने से, एक रो में बिठाने से उनके सिटिंग का एक रेगुलर पैटर्न जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस बोलते हैं। ओके, अब अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का बहुत अच्छे से देती हूँ कि हम क्या करते हैं, मैं इतने सर्कल बना रही थी, उससे बेटर है कि एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से क्लिक हो गया मुझे। देखो, हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्लासरूम वर्सेस एग्जामिनेशन हॉल का कंपैरिजन करते हैं। नॉर्मल क्लासरूम में क्या होता है कि मोर और लेस आपकी सीट फिक्स होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आज आप यहीं बैठेंगे, आपकी जगह चेंज भी हो सकती है। ओके, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का जो सिटिंग प्लान होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली ऑर्डर्ड नहीं होता है ना। और उसमें क्या होता है कि जैसे हमने माना कि फर्स्ट बेंच में 10 बैठे हैं और थोड़ा थोड़ा उनके बीच में हम ये मान लें कि 1 फीट का गैप है या 6 इंच का गैप है, तो सेकंड बेंच में क्या होगा कि हो सकता है 12 स्टूडेंट्स बैठ जाएं, उनके बीच का स्पेस थोड़ा कम हो जाए। थर्ड बेंच पर क्या हो, ज़्यादा स्टूडेंट बैठ जाए तो उनके बीच का स्पेस कैसा हो जाए, बढ़ जाए। तो उस केस में क्या हो रहा है कि ऑर्डरनेस क्या हो रही है, एक बेंच तक ही फॉलो हो रही है ना। तो वो क्रिस्टल होते हैं एमॉर्फस क्रिस्टल, तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर रहते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल फिक्स होता है, हर स्टूडेंट के बीच में एक प्रॉपर गैप होता है, हर स्टूडेंट की एक प्रॉपर सीट होती है, तो पूरा जो एग्जामिनेशन हॉल है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है। ओके, तो स्पेस लैटिस जस्ट लाइक वही कि हर स्टूडेंट का एक डेफिनेट प्लेस है, वो वहीं बैठकर एग्जाम दे सकता है, उससे वो अलग नहीं जा सकता। जहाँ क्लास 12th का बच्चा बैठा है वहाँ क्लास 12th का ही बैठेगा, उसकी जगह क्लास 9th का स्टूडेंट नहीं बैठ सकता। ओके, नेक्स्ट टर्म इज यूनिट सेल। ओके, तो अब हम देखते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी भी क्रिस्टल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको अगर हम बाहर निकाल लें तो इट इज आइडेंटिकल टू द कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने रूबिक क्यूब देखा होगा, तो रूबिक क्यूब जिसमें हम कलर मैच करते हैं वो जनरली क्या होता है, 64 क्यूब्स का या 125 क्यूब्स, छोटे छोटे क्यूब्स मिला के रूबिक क्यूब बन जाता है, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो अब हम क्या करें कि उसमें एक छोटे से क्यूब को हमने 64 टाइम्स क्या किया, रिपीट किया। क्या किया, 64 टाइम्स रिपीट किया। एक छोटा सा क्यूब था, राइट, उसको हमने क्या किया, 64 टाइम क्या किया, रिपीट किया, बिल्कुल उसी साइज का, उसी पैटर्न का। ये अपने आप को 64 टाइम्स क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो रूबिक क्यूब मिल जाएगा। या 9 टाइम्स रिपीट करेगा तो भी हमको क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा। 9 टाइम्स नहीं, शायद 27 टाइम्स होगा, आई डोंट रिमेंबर, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि रूबिक क्यूब में या 125 टाइम्स वो अपने आप को रिपीट करे तो रूबिक क्यूब मिल जाएगा। तो अगर हमें रूबिक क्यूब का ये पता करना है कि उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम एक क्यूब को निकाल के देख सकते हैं, बता सकते हैं कि जैसा ये क्यूब है वैसा ही कंप्लीट क्या होगा, रूबिक क्यूब होगा। ओके, और एक एग्जाम्पल दूं, एक एग्जाम्पल कैसा, जैसे हॉस्टल में जो रूम होते हैं, राइट, तो हॉस्टल में क्या होता है, आइडेंटिकल रूम रिपीटेटिव होते हैं, है ना। घरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हॉस्टल में ऐसा होता है। तो अगर हमें पूरे हॉस्टल का
स्ट्रक्चर देखना है, लिविंग स्ट्रक्चर देखना है कि रूम्स के अंदर लिविंग स्पेस कैसा है, तो हम एक रूम को विजिट कर लेंगे और बाकी सारे रूम हमको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएंगे। तो हॉस्टल का जो एक रूम होता है वो उसकी यूनिट सेल होता है, और वही रूम बार बार रिपीट होता है तो पूरा हॉस्टल बन जाता है। तो इसी तरह से यूनिट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस लैटिस, स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट विच ऑन रिपीटिशन जनरेट होल स्पेस लैटिस, जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है एंड जनरेट द होल स्पेस लैटिस। तो वो अपने आप को बार बार रिपीट करके कंप्लीट स्पेस लैटिस को क्या करता है, जनरेट करता है। सो यूनिट सेल इज बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ओके अब यूनिट सेल कंटेन्स मिनिमम इंफॉर्मेशन, मतलब यूनिट सेल मिनिमम इंफॉर्मेशन, इसका मतलब यूनिट सेल में हमको ये पता चलेगा, जैसे रूम में जाएं कि भाई मिनिमम इतना स्पेस, इससे छोटा कोई रूम नहीं है, ये मिनिमम एरिया है ना, इसमें मिनिमम 2 बेड हैं, आ गया समझ में, और मतलब मिनिमम इस लेंथ का बेड है, इसमें इतनी अलमीरा है, तो उसमें एक मिनिमम इंफॉर्मेशन होती है इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, मीन्स ये मिनिमम एज लेंथ होगी। अब जैसे एज लेंथ का मतलब क्या, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं इसी क्यूब को दोबारा से रिपीट कर दूं तो एज लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी ना। सपोज दैट इसकी एज लेंथ ए है, अब सेम ऐसा क्यूब में अगर रिपीट कर दूं तो क्या हो जाएगी, एक और ए जुड़ जाएगा, एक और रिपीट कर दूं तो एक और ए जुड़ जाएगा। तो ये मिनिमम एज लेंथ है, और फिर तो इसका मल्टीपल में आ ही जाएगा 3a 4a 5a एंड सो ऑन। तो इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, एंगल्स सफिशिएंट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लैटिस, और इसमें क्या होता है, एंगल्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी लैटिस का स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यूनिट सेल कंटेन्स मिनिमम इंफॉर्मेशन। जनरली यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्पेस लैटिस। तो हम क्या बोलते हैं, किसी भी स्पेस लैटिस का यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स मीन्स छोटा सा पीस है जो उस स्पेस लैटिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको एक यूनिट सेल से पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उस केस में हमको 2 यूनिट सेल जोड़नी पड़ती है। तो इसलिए लिखा है बट समटाइम्स अ स्लाइटली बिगर एलिमेंट कैन बी टेकन एज यूनिट सेल। तो कभी कभी क्या होता है कि 2 आइडेंटिकल पार्ट को मिला के भी हम क्या ले सकते हैं, यूनिट सेल ले सकते हैं, टू मेक द कैलकुलेशन ईजी, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि चॉइस ऑफ यूनिट सेल डिपेंड्स एंटायरली ऑन आवर कन्वीनियंस। यूनिट सेल की जो चॉइस है वो कंप्लीटली हमारी कन्वीनियंस पर डिपेंड करती है। ओके अब यूनिट सेल के टाइप्स भी होते हैं, तो अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देखें तो प्रिमिटिव का मतलब होता है जहाँ पर जो एटम्स, लैटिस पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिले, कॉर्नर पर मिले। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक क्यूब बताया था, ये क्यूब यहाँ भी बनाया, तो देखो अगर हमको लैटिस पॉइंट सिर्फ कहाँ मिले, सिर्फ कॉर्नर पे मिले, कहाँ मिले मैं सिर्फ पॉइंट आउट करके बता रही हूँ, ये कॉर्नर पे मिले, ठीक है, चाहे वो हेक्सागन का कॉर्नर हो चाहे क्यूब का कॉर्नर हो, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें क्या हो, कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे या एज सेंटर पे या बॉडी सेंटर पे, ये वाला एज सेंटर है, ये फेस सेंटर है, और ये बिल्कुल सेंटर में क्या है, बॉडी सेंटर है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, सेंटर कहलाते हैं। मैं कलर चेंज कर देती हूँ जिससे सेंटर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे जाए, है ना। तो ये जो मैंने कलर से बनाया है, इस कलर से ऊपर ओवरराइट कर देती हूँ। तो ये क्या है, फेस सेंटर है, ये क्या है, एज का सेंटर है, और ये क्या है, बॉडी सेंटर है।
ये मैंने पूरा क्यूब माना है। तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है कि जो पॉइंट होते हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ सेंटर्स में भी, इनसाइड यूनिट सेल के अंदर भी रहते हैं। ओके, तो दो टाइप की यूनिट सेल रहती है। अब ये होता है हाउ टू रिपीट अ यूनिट सेल टू फॉर्म द होल लैटिस, मतलब यूनिट सेल अपने आप को कैसे रिपीट करे। तो रिपीटिशन, हाउएवर ये लाइन बहुत ज़्यादा याद रखने वाली नहीं है, लेकिन रिपीटिशन अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ से देखो, मुझे क्यूब पर क्यूब रिपीट करना है तो हम क्या करेंगे, एज से एज को मैच करेंगे या उसके फेस से फेस को मैच करेंगे। रिपीटिशन का एक पैटर्न होना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि इसके कॉर्नर पे हम दूसरे यूनिट सेल का क्या रख दें, एज रख दें। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे दूसरी यूनिट सेल रखनी है और यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये इसका कॉर्नर है और मैं यहाँ पर क्या करूँ, दूसरी यूनिट सेल का कॉर्नर ना रखते हुए उसका क्या रख दूँ, एज सेंटर रख दूँ, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो एक्चुअली क्या होता है, रिपीटिशन इज डन बाय ट्रांसलेटिंग द होल यूनिट सेल पैरेलल टू इट्स एज लेंथ। मीन्स उसकी सारी एजेस कैसी होनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं आनी चाहिए। ओके, जो आइडेंटिकल एजेस हैं वो पैरेलल आनी चाहिए, एंड बाय द डिस्टेंस इक्वल टू द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ओके, तो ये लाइन बिल्कुल क्लियर हो गई और आप इसको सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि एज पर एज आनी चाहिए, कॉर्नर पे कॉर्नर आना चाहिए, एंड सो ऑन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज हाउ टू व्यू अ क्रिस्टल फ्रॉम लैटिस। मीन्स हम क्रिस्टल लैटिस से क्रिस्टल कैसे देखें। तो सिंपल सी बात है, लैटिस पॉइंट जब अरेंज्ड होंगे तो हमको कोई ना कोई एक डेफिनेट शेप तो दिखाई देगा ना। अगर वो क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे क्यूबिक क्रिस्टल है, हेक्सागन जैसा दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ओके, सो दिस पॉइंट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हाईलाइट भी नहीं कर रहे हैं हम इसको। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस। ओके, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस, 1D, हाउएवर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट पता होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में ये गिवन है। वन डायमेंशन जो 1D स्पेस लैटिस होती है, वन डायमेंशनल स्पेस लैटिस होती है, इसमें क्या होता है कि लैटिस पॉइंट जो होते हैं दे आर अरेंज्ड इन 1D, है ना, वन डायमेंशन में अरेंज होते हैं, और यहाँ पर ओनली वन पैरामीटर इज नीडेड टू डिस्क्राइब इट। ठीक है, हमको एक ही पैरामीटर चाहिए, वो क्या, सपोज दैट ये सब क्या है, लैटिस पॉइंट है, जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स बने ना लैटिस पॉइंट है, और ये D उनके बीच का डिस्टेंस है। तो वी नीड ओनली डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लैटिस पॉइंट। दो एडजेसेंट लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, तो अपने आप हमको पूरी स्पेस लैटिस की लेंथ मिल जाएगी। भाई देखो, ये आइडेंटिकल डिस्टेंस है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके आप इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ, तो आप सीधा सीधा, अगर आपको ये पता है कि ये D है, तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13D हो जाएगा, है ना। तो और 1D में सिर्फ हमारे पास लेंथ होती है, एंगल तो होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज 2D स्पेस लैटिस। कौन सी है, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। 2 डायमेंशनल भी हाउएवर हमारे ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, पढ़ना तो है। ये रेगुलर, इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में हम सारे पॉइंट्स को क्या कर दें, रेगुलरली अरेंज कर दें। अब इसमें हमको चाहिए 3 पैरामीटर्स। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को एक प्लेन में अरेंज करेंगे। किस में अरेंज करेंगे, प्लेन में अरेंज करेंगे। तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पर एक पॉइंट, ये मैंने 4 पॉइंट को एक प्लेन में लगाया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमारे पास इस सर्कल के अराउंड 2 तरह के लैटिस पॉइंट हो गए, एक y एक्सिस पर हो गया और एक x एक्सिस पर हो गया। तो हमें 2 लेंथ चाहिए, तो हमको A और B 2 लेंथ चाहिए, और एक हमको A और B के बीच का क्या चाहिए, एंगल चाहिए, राइट। अगर वो स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, और अगर स्क्वायर नहीं है तो 90 डिग्री नहीं होगा।
तो 2 डायमेंशनल लैटिस में हमको सिर्फ 3 पैरामीटर चाहिए। कौन से 3 पैरामीटर्स? 2 साइड्स ए एंड बी एंड एंगल बिटवीन देम, जिसको हम गामा बोलते हैं। ए और बी के बीच के एंगल को गामा, ठीक है, बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा, ठीक है, और सी और ए के एंगल के बीच को बीटा एंगल बोलते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे आगे। तो इसके शेप होते हैं स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, रोम्बिक यूनिट सेल, ठीक है। अब रेक्टेंगल में तो हमको पता है ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, लेकिन एंगल 90 डिग्री का है। हेक्सागोनल में ए इक्वल्स टू बी होता है, लेकिन एंगल 60 डिग्री होता है। रोम्बिक में ए एंड बी आर इक्वल, लेकिन जो एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 60 डिग्री भी नहीं होता, बस 90 भी नहीं होना चाहिए, 60 भी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम में a इज नॉट इक्वल्स टू b, a और b भी इक्वल नहीं है और एंगल भी 90 डिग्री नहीं है। तो ये जो होता है ना पैरेललोग्राम, इट इज मोस्ट अनसिमेट्रिक केस, ये मोस्ट अनसिमेट्रिक केस होता है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया बेसिकली हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। अब इसके बाद हम आते हैं 3D स्पेस लैटिस। ये हमारे बड़े काम का है। 3D स्पेस लैटिस मतलब 3 डायमेंशन में, और हमको बेटा सारी स्टडी तो 3D में ही करनी है, राइट? तो 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, इसको हम देखते हैं। इट इज़ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, राइट? ये क्या है? स्पेस में पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट है, और इसके लिए हमको चाहिए 6 पैरामीटर। कौन से 6 पैरामीटर? 3 तो एज लेंथ चाहिए, और 3 क्या चाहिए? एंगल, ठीक है। एज लेंथ कौन सी? ए, बी एंड सी, ये 3 एज लेंथ चाहिए, और एंगल अल्फा, अल्फा एंगल ये किसके बीच में बनेगा? बिटवीन बी एंड सी, मतलब बी और सी एज लेंथ के बीच का एंगल है अल्फा। दूसरा एंगल है बीटा, बीटा किसके बीच में बनेगा? बिटवीन ए एंड सी, जो एज लेंथ ए और सी है उसके बीच का एंगल जो होगा दैट इज बीटा। और थर्ड एंगल इज गामा, ये है बिटवीन ए एंड बी, राइट? तो हमारे पास 3 एज लेंथ हो गए और 3 एंगल हो गए, ओके। और अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एंगल, क्लियर? सो इट इज नोन एज क्रिस्टलोग्राफिक एंगल। डन। अब यहाँ पर हमारे पास 3D स्पेस लैटिस में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। क्यूबिक, ठीक है, फटाफट पढ़ लेते हैं इनका नाम, क्योंकि डिटेल में तो अभी हमको पढ़ना ही है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ठीक, और लास्ट में क्या है? ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारे पास, है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ चूजिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल, मतलब हम किस प्रिंसिपल पर एक यूनिट सेल को चूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए। द सराउंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लैटिस पॉइंट, मीन्स हर लैटिस पॉइंट का जो सराउंडिंग है, लैटिस पॉइंट इन द लैटिस शुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल। मीन्स हम जिसको लैटिस पॉइंट बनाएं, हम जितने लैटिस पॉइंट बनाएं, तो उसके आसपास के सराउंडिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल होने चाहिए, क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करके रफली आपको आ जाएगा समझ में, कि सपोज दैट मैंने यहाँ पर एक लैटिस पॉइंट मैंने ये चूज़ किया, ये मैंने एक लैटिस पॉइंट चूज़ किया, ठीक है, और ये मैंने दूसरा लैटिस पॉइंट चूज़ किया, 2 अलग अलग चूज़ किए। अब इस लैटिस पॉइंट से सपोज दैट ए डिस्टेंस पर मुझे एक लैटिस पॉइंट मिलता है, ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए मुझे बी डिस्टेंस पर दूसरा लैटिस पॉइंट मिलता है, ठीक है,
और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो z एक्सिस पर जाकर और c डिस्टेंस पर मुझे तीसरा लैटिस पॉइंट मिलता है। और अब एक और चीज़, अब ब्लू से बनाऊंगी, है ना, तो यहाँ पर ये तो मैंने तीनों एक्सिस पर बना दिए। अब मुझे हर एक्सिस के बीच में, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में 45 डिग्री के एंगल पर, ध्यान से देखना, हर एक्सिस के बीच में नहीं, सिर्फ ए और सी के बीच में मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, बी और सी के बीच में कुछ नहीं मिल रहा। तो सेम अरेंजमेंट मुझे इस लैटिस पॉइंट के आसपास भी मिलना चाहिए। ओके, तो हर लैटिस पॉइंट का सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होना चाहिए। दैट इज वाई हम कहते हैं ऑल लैटिस पॉइंट्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, मीन्स हम उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ओके, अब हम आते हैं टाइप ऑफ जो यूनिट सेल जो होती हैं हमारी। सो इट इज़ द टाइप ऑफ यूनिट सेल। यहाँ शायद हेडिंग पीछे चली गई, मैं देख लेती हूँ, नहीं, हाँ, नाउ वी कम एट, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल, यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ शायद, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। मैंने आपको बताया था लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में होते हैं। ये सारे क्रिस्टल सिस्टम में मिलता है। फिर बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में मिलता है। ये बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। ये कहाँ मिलेगा हमको, क्यूबिक में मिलेगा, टेट्रागोनल में मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक में मिलेगा और मोनोक्लिनिक में मिलेगा, 4 में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, कॉर्नर के साथ साथ हर सेंटर के फेस पर होता है, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। तो ये किस में मिलता है हमको, क्यूबिक सिस्टम में एंड ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, और उसके बाद एंड सेंटर्ड, 4th टाइप का यूनिट सेल, जिसमें कॉर्नर पर होते हैं, अलॉन्ग विथ कॉर्नर ओनली एट अपोजिट 2 फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस, या तो हम टॉप और बॉटम वाले ले लें, या हम दोनों साइड वाले फेसेस ले लें, या हम फ्रंट और बैक वाले ले लें। एनी 2 अपोजिट फेसेस, वी कैन चूज आइदर ऑफ देम, है ना, टॉप बॉटम, साइड फेसेस और फ्रंट एंड बैक फेसेस। ओके, एंड इट इज फाउंड ओनली इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ओके, अब देखो हमारे पास यूनिट सेल के टाइप आ गए कितने, 4, और हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम कितने आ गए, 7। अब जब क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल आपस में कंबाइंड होते हैं तो उससे बनता है लैटिस सिस्टम। तो उससे हमारे पास टोटल 14 टाइप ऑफ लैटिस बनती हैं, जिनको हम बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ओके, सो दिस टेबल इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से कॉपी में इसको नोट करना, इवन विद एग्जाम्पल कि किस सिस्टम में कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो क्यूबिक सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट सेल मिलती हैं, प्रिमिटिव मिलती है, फेस सेंटर्ड मिलती है, बॉडी सेंटर्ड मिलती है। FC मीन्स फेस सेंटर और BC मीन्स बॉडी सेंटर। तो टोटल 3 यूनिट सेल मिलती हैं। अब क्यूबिक सिस्टम के पैरामीटर क्या होते हैं, देखो A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स सब कुछ इक्वल है। अब इसके एग्जाम्पल हैं लेड, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, एलम, NaCl, जिंक ब्लेंड, CaF2। राइट, ये ZnS है, जिंक ब्लेंड। कौन सा है, जिंक ब्लेंड। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ और लिख दूंगी यहाँ पर। सो दिस इज बेसिकली जिंक ब्लेंड। यहाँ स्पेस नहीं था मेरे पास लिखने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है, ये कौन सा है, जिंक ब्लेंड है, यहाँ पर लिख देती हूँ, क्योंकि अभी हम ना एक और जगह ZnS पढ़ेंगे। उसके बाद टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में क्या होता है, A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। थोड़ा ऐसा लंबा सा होता है, आप शेप देखिए जाके,
है ना, देखो ऐसा लंबा होता है, A इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, बट ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, है ना। तो सारे एंगल्स कहते हैं कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो A इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल हैं TiO2, SnO2, ZnO2, CaSO4। इसमें 2 यूनिट सेल मिलती हैं, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। ओके, फिर आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक ऐसा होता है कि उसमें तीनों एज लेंथ डिफरेंट होती हैं। देखो A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, मीन्स A अलग लेंथ है, B अलग लेंथ है और C एक्चुअली ये वाली दी हुई है, राइट। आप सोच रहे होगे कि B के पैरेलल वाली है, नो, ये रेड से हाईलाइट किया, ये C है। तो A, B और C तीनों की लेंथ अलग अलग है ना, लेकिन एंगल सारे कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ये है ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर। तो ऑर्थोरोम्बिक में जो हमको यूनिट सेल मिलती हैं वो प्रिमिटिव मिलती है, फेस सेंटर्ड मिलती है, बॉडी सेंटर्ड मिलती है और एंड सेंटर्ड। इसमें सबसे ज़्यादा यूनिट सेल के टाइप कितने, 4 मिलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल KNO2, K2SO4, BaSO4, PbCaCO3, PbCO3, CaCO3। CaCO3 का यहाँ पर एरेगोनाइट, यहाँ पर मैंने लिख दिया। एक्चुअली आपको अगर याद हो तो क्लास 11th में मैंने एक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था, है ना, तो यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये CaCO3 है, एरेगोनाइट, ठीक है। रोम्बिक सल्फर। फिर नेक्स्ट हम आते हैं हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में सिर्फ प्रिमिटिव मिलता है, मीन्स एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर। हेक्सागन का तो शेप अब हमको सबको पता ही है कि A इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C, है ना। तो A और B इक्वल होते हैं, लेकिन जो C है वो इक्वल नहीं होता। अच्छा, और अगर हम देखें तो इसमें एंगल A और ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो और कौन सा एंगल है, अगर हम यहाँ पर अगर A और B के बीच का एंगल, मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ, सपोज दैट मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये A है, ये B है, तो A और B के बीच का एंगल ये हो गया गामा, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ बना देती हूँ, ये A और B के बीच का एंगल हो गया गामा और ये C हो गया, है ना। तो A और C के बीच का एंगल ये हो गया बीटा, ठीक है। और B और C के बीच का ये एंगल हो गया अल्फा। तो इसमें अल्फा एंड बीटा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन गामा कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ओके, तो अल्फा बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। इसका एग्जाम्पल है Mg, SiO2, राइट। अब जिंक है, कैडमियम है। इसमें आप देखो यहाँ पर ZnS मैंने जिंक ब्लेंड लिखा है और यहाँ पर मैंने लिख दिया ZnS क्या है, वोल्टजाइट है। ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है, ये भी ZnS ही है, लेकिन इट इज़ वोल्टजाइट। तो हेक्सागोनल सिस्टम में जो ZnS होता है वो वोल्टजाइट होता है और क्यूबिक सिस्टम में जो होता है वो जिंक ब्लेंड होता है। ओके, फिर हम आते हैं रोम्बोहेड्रल पे। तो रोम्बोहेड्रल में एक ही टाइप का मिलता है, प्रिमिटिव, मीन्स एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर, जिसमें A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। तीनों एज लेंथ इक्वल होती हैं, जिसमें अल्फा एंड गामा 90 डिग्री का होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। तो ये है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। एज लेंथ इक्वल है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मीन्स एक क्यूब है और क्यूब को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, राइट। क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो उसमें अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री का हुआ, लेकिन गामा 90 डिग्री का नहीं हुआ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, अल्फा और गामा 90 डिग्री का हुआ, बीटा 90 डिग्री का नहीं हुआ। इसके एग्जाम्पल हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब देखो इसमें एक और आ गया क्या आ गया, कैल्साइट, राइट। देखो सॉरी, देखो CaCO3 ऑर्थोरोम्बिक में था तो एरेगोनाइट था, और रोम्बोहेड्रल में है तो कैसा है, कैल्साइट है। अदर देन इट यहाँ पर क्वार्ट्ज है, HgS है, NaNO3 है। ओके, नेक्स्ट इज मोनोक्लिनिक। इन सब में 1-1 है लिखा हुआ है। इसमें 2 यूनिट सेल मिलती है, कौन सी, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर। सॉरी, मोनोक्लिनिक में कैसा होता है, एज लेंथ इक्वल नहीं होती है ना, ये रहा मोनोक्लिनिक।
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक भी एज लेंथ इक्वल नहीं होती। और एंगल का भी पंगा आ जाता है, अल्फा गामा 90 होते हैं लेकिन बीटा 90 नहीं होता। तो रोम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक में एंगल्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। मैं येलो से हाईलाइट कर देती हूँ, देखो एंगल दोनों के बिल्कुल आइडेंटिकल है। अल्फा गामा कितने का, 90 का, बीटा 90 का नहीं है। सेम मोनोक्लिनिक में है ना, अल्फा गामा 90 के हैं, बीटा 90 का नहीं है। डिफरेंस कहाँ है, रोम्बोहेड्रल में ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल, लेकिन मोनोक्लिनिक में एज लेंथ्स इक्वल नहीं है। इसका एग्जाम्पल है CaSO4.2H2O, NaSO4.10H2O, मोनोक्लिनिक सल्फर, बोरेक्स, PbCrO2। और लास्ट में हम आते हैं 7th, द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसमें सिर्फ प्रिमिटिव एक मिलती है, एक टाइप यूनिट सेल मिलती है, जिसमें क्या होता है, ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एज लेंथ भी इक्वल नहीं होती, एंगल इक्वल भी नहीं होते और 90 के भी नहीं होते। मीन्स तीनों एज लेंथ डिफरेंट, राइट, ऑल द 3 एज लेंथ्स आर डिफरेंट, ऑल द 3 एंगल्स आर डिफरेंट, मतलब वो एक दूसरे के बराबर भी नहीं है और 90 के बराबर भी नहीं है। और इसमें आता है K2Cr2O7, बोरिक एसिड H3BO3, CaSO4.5H2O। देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं यहाँ पर हाईलाइट करके, अगर एनहाइड्रस CaSO4 लें जिसमें वाटर नहीं है तो टेट्रागोनल है, ठीक है। CaSO4.5H2O लें तो मोनोक्लिनिक है, और 2H2O सॉरी, और CaSO4.5H2O लें तो ट्राइक्लिनिक है। तो एनहाइड्रस CaSO4 सिमेट्रिकल है, 2H2O आया तो मोनोक्लिनिक हुआ, मीन्स उसमें थोड़ी सी डिसिमेट्री आई, और 5H2O आया तो वो कैसा हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर हम देखें, काउंट करें तो 1 और 2 कितना हो गया, 3, 4, 5 और 4 कितना हो गया, 9 और 2 11, और 11 एंड 3 कितना हो गया, 14। तो ये 14 टाइप की ब्रेविस लैटिस हमको मिल जाती हैं। एक्चुअली ब्रेविस लैटिस क्रिस्टल सिस्टम और यूनिट सेल के कॉम्बिनेशन से मिलती हैं। ओके, सो इट वाज टुडेज लेक्चर जिसमें हमने टिल क्रिस्टल सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस पढ़ा। ओके।